हरे कृष्णा। दोस्तों, आज से स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री क्लास 6 की हिंदी में एनसीईआरटी रीडिंग। हमारे अतीत फर्स्ट। ये फर्स्ट इसलिए है कि 7th में जाके आपको सेकंड मिल जाएगी। तो कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक ये पीडीएफ फॉर्म में आपको नीचे अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपको शुरुआत में मिलेगा, आगे बढ़ते रहते हैं, आमुख हो जाएगा। इसके बाद ये सारी चीज़ें, भारत का संविधान उद्देशिका ये है। हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए आप देख लीजिएगा। आभार व्यक्त करते हुए आगे बढ़ जाते हैं ये कंटेंट पे। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले अध्याय की बात कर लेते हैं कि क्या, कब, कहाँ, कैसे। पहले चैप्टर में देखेंगे। दूसरे में देखेंगे आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तीसरा आरंभिक नगर। चौथा है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। ये हमारा 5वां चैप्टर होगा। 6वां होगा नए प्रश्न नए विचार। 7वां होगा अशोका के बारे में, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। 8वां होगा खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। 9वां होगा व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। 10वां होगा नए साम्राज्य और राज्य। 11वां होगा इमारतें, चित्र और किताबें। तो चलिए पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो पहला चैप्टर है कब, क्या, कब, कहाँ, कैसे। इसमें सबसे पहले रशीदा का सवाल आता है कि रसीदा अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी जो 100 साल पहले। किताब पे कहीं लिखा था 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। बात तो सही है, वहां उस टाइम तो हम लोग थे नहीं, अगर 100 वर्ष पहले की बात करें तो उसी के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो कैसे पता लगाएं, तो कैसे पता लगाएं कि कल क्या हुआ था या 100 साल पहले क्या हुआ था। यह जानने के लिए कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, ठीक है, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो, ये भी ठीक है। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो, जिसे पिछले साल क्या हुआ था जिसको याद होगा वो बता देगा। लेकिन अगर बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है। बिल्कुल, वो आदमी भी नहीं रहता बहुत पहले साल, तो कैसे जाना जा सकता है 100 साल, 200 साल, 1000 साल पहले। तो अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, हमारे पास्ट के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे क्या जाना जा सकता है कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, आखेटक मतलब जो शिकारी होते हैं, शिकारियों, पशुपालकों जो पशु पालते हैं, कृषकों जो खेती करते हैं, शासकों जो शासन करते हैं, व्यापारियों जो व्यापार करते हैं, पुरोहितों जो पूजा पाठ कराते हैं, शिल्पकारों जो बनाते हैं मूर्तियां वगैरह, कलाकारों, कलाकार कई प्रकार के संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। कैसे? यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, यानी बहुत समय पहले कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन गीत संगीत गाते थे। ये तो समय के हिसाब से ठीक था। आज तो चलिए यूट्यूब वगैरह आ गया है, गूगल है, तो सारी चीजें पता चलती है। लेकिन पहले पहले का कैसे पता था। तो लोग कहाँ रहते थे पहली बात करते हैं। तो मानचित्र फर्स्ट पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। चलिए लगा लेते हैं। नर्मदा नदी का पता कहाँ लगाते हैं, इसमें मानचित्र 1 है ये। चलिए इसमें नर्मदा नदी का पता लगाते हैं। तो नर्मदा नदी हमको मध्य प्रदेश से मिलती स्टार्ट होती हुई दिखेगी। तो नर्मदा नदी ये रही, ठीक। इसके नीचे ताप्ती नदी रही जो यहाँ पे कच्छ की खाड़ी में अरब सागर में गिर जाती है। तो ठीक है, पता लगा लिया। अब आगे क्या पढ़ते हैं, आगे क्या है। हाँ, पता तो लगा लिया था। तो नर्मदा नदी का पता लग गया, मध्य भाग में है लगभग भारत के। तो कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे थे, यानी
कई लाख वर्ष पहले ये जो नर्मदा नदी है, यहाँ पे लोग आसपास रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे। कुशल संग्राहक मतलब संग्राहक होता है जो संग्रहण करते, ठीक, संग्रहण से है कुशल संग्राहक का, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। क्योंकि यहाँ रह रहे हैं तो अंदर जंगल में जाके देखते थे कि क्या चीज हमारे उपयोग में है, खाने पीने, कंदमूल, फल, जड़ों, जंगलों आदि के बारे में जानते थे। तो अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। ठीक है, कहाँ से? जंगलों से। सबसे पहले लाखों वर्ष पहले वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। जानवरों का शिकार भी करते थे। कैसे करते थे? यहाँ रहते थे, पानी भी उपलब्धता थी नर्मदा नदी की, और यहाँ जंगल में जाके शिकार करके आते थे, यही खाते पीते थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब तुम उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों को देखो, का पता लगाओ। चलो पता लगाते हैं। तो ये भारत का मानचित्र है, तो उत्तर पश्चिम, ये उत्तर है, ये पश्चिम है। तो उत्तर पश्चिम में देखो, ये किरथर है, ये सुलेमान पहाड़ियां हैं। ये पता लग गई। ये भारत यहीं तक है। इसके बाद पाकिस्तान है, तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आसपास ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियां हैं। ठीक, पता लग गई। तो इसके बारे में क्या पढ़ते हैं अब? तो इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। यानी जो किरथर और सुलेमान हैं, पहाड़ियां हैं, इन्हीं के आसपास कुछ लोग रहते थे। कब? 8,000 वर्ष पूर्व। 8,000 वर्ष पूर्व। और यहां उन्होंने क्या किया? गेहूं और जौ, ठीक, जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। सबसे पहले कब? 8,000 वर्ष पूर्व। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया, जो यहाँ किरथर और सुलेमान के आसपास रहते थे। वे लोग गांव में रहते थे, ये गांव बना के यहाँ रहते थे आसपास। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। अब ये पढ़ लिया हमने कि उत्तर पश्चिम में जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियां हैं, वहां पे जो स्त्री पुरुष रहते थे 8,000 वर्ष पूर्व, वो गेहूं और जौ उपजाना प्रारंभ किए थे। ठीक, और भेड़, बकरी, गाय भी पालना शुरू किए थे। ये हो गया। अब उत्तर पूर्व में चलते हैं। ये उत्तर पश्चिम में हो गया। अब उत्तर पूर्व में चलते हैं। ठीक, तो उत्तर पूर्व में देखते हैं इस मानचित्र में, तो गारो हिल्स कहाँ है? ये गारो पहाड़ियां हैं। ठीक, मेघालय, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां आपने सुना होगा, मेघालय और ये असम यहाँ पे है। ठीक है, ये गारो पहाड़ियां हैं। और उसके बाद जो कहा है विंध्य पहाड़ियां। विंध्य पहाड़ियां कहाँ है? ये नर्मदा नदी के जस्ट ऊपर विंध्य पहाड़ियां चालू होती हैं। ठीक, तो ये हमको मिल गई गारो पहाड़ी और विंध्य पहाड़ी, इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि इसके पहले क्या पढ़ा? नर्मदा नदी पढ़ लिया, किरथर और सुलेमान पहाड़ियां पढ़ लिया, जहां 8,000 वर्ष पूर्व क्या था? गेहूं और जौ उपजाना प्रारंभ किए थे। गाय, बैल, भैंस आदि पालतू जानवर शुरू किए थे। और नर्मदा नदी के आसपास शुरुआत में लाखों वर्ष पूर्व लोग रहते थे, ये अनुमान है। अब अगला पढ़ते हैं गारो पहाड़ियां और विंध्य पहाड़ियों के बारे में। ठीक है, गारो पहाड़ियां और विंध्य पहाड़ियों के बारे में देखिए क्या दिया हुआ है। तो उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लग गया, हम लोग लगा लिए। ठीक, ओके। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ। ये अन्य ऐसे क्षेत्र थे। हालांकि कृषि का विकास सबसे पहले हमने कहाँ पढ़ा? 8,000 वर्ष पूर्व कहाँ पढ़ा? किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में कुछ गांव बना के रहते थे। लेकिन इसके अलावा भी हमको गारो पहाड़ी और विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में भी कृषि का विकास होता मिलता है।
यहाँ से कहाँ मिला? जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। सबसे पहले चावल जहाँ उपजाया गया ये विंध्य है, इसके उत्तर में यहाँ कहीं आसपास सबसे पहले चावल उपजाया गया था। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये समझ आ गया। अब ये आगे क्या है कि मानचित्र पर सिंधु तथा उनकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। ये आपका भारत है, इसमें सिंधु नदी कहाँ है? उत्तर में ही है, तो ये रही सिंधु नदी। सिंधु की सहायक कौन हो गई? झेलम, चिनाव, रावी, सतलज और व्यास। ठीक, ये 5 नदियां हैं। ये सिंधु में आके मिलती हैं, सिंधु बाद में यहाँ जाके अरब सागर में गिरती है। ओके, ये लग गई हमारी सिंधु नदी। अब आगे सिंधु नदी के बारे में क्या बताया गया है कि सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती। तो जैसे कि हमने देखा, क्या देखा कि जितनी 5 सहायक नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, सतलज और ब्यास, ये 5 नदियां कहाँ मिल जा रही हैं? सिंधु में। सिंधु सबसे बड़ी नदी है, तो ये क्या हो गई? सहायक नदियां हो गई। ठीक है, सहायक नदियां। अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है, कहाँ चला गया? हाँ, तो सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। ठीक, इन्हीं नदियों के किनारे, यानी जो सिंधु नदी है और उसकी 5 नदियां हैं, इन्हीं के किनारे क्या है? आरंभिक नगर आए। सबसे पहले नगर की बात किया जाए तो आरंभिक नगर कब आए, कहाँ आए? आए तो ये 4700 वर्ष पूर्व, लेकिन कहाँ आए? सिंधु नदी के आसपास। ठीक, लेकिन इसमें एक लाइन और है कि गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। कहाँ पे? मानचित्र में देख लेते हैं। मानचित्र में ये दिया है कि प्रारंभिक नगर जो थे ये यहाँ सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास थे। 4700 वर्ष पूर्व, ठीक है, 4700 वर्ष पूर्व क्या थे? आरंभिक नगर थे। लेकिन ये जो गंगा नदी है और इसकी सहायक यमुना नदी है, चंबल, सोन, ये सारी चीजें, यानी गंगा की सहायक नदियों के आसपास क्या था? गंगा नदी के आसपास क्या था? ये था नगरों का विकास। और ये नगर कब के बने थे? लगभग 2500 वर्ष पूर्व। यानी सिंधु में जब देखेंगे तो 4700 वर्ष पूर्व, और गंगा के मैदान में देखेंगे, गंगा के आसपास नगरों में या समुद्र तटवर्ती इलाकों में, तो 2500 वर्ष के आसपास नगरों का विकास हुआ। 2500 वर्ष के आसपास देखेंगे तो ये लगभग आता है 2450 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, इनके बीच में आती है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता के बारे में आगे पढ़ेंगे, फिलहाल इसमें आगे चलते हैं। तो गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन नदी का पता लगाओ। गंगा और सहायक नदी सोन, अभी हमने देखा कि ये रही गंगा नदी। ठीक है, ये गंगा नदी रही, ये सोन नदी रही, ये पटना में मिलती है। तो यहीं पे मगध साम्राज्य हुआ करता था। क्या था? मगध साम्राज्य, बहुत नाम सुने होंगे मगध साम्राज्य। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, ये है कि गंगा तथा इसकी सहायक नदियां, सोन नदी का पता लगाओ, लग गया। तो गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार, जो आज बिहार है, उसको मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। जैसे मगध राज्य थे, वैसे अलग अलग देश के अलग अलग क्षेत्रों में शक्तिशाली राज्य हुआ करते थे। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। लोग यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ अक्सर जाया करते थे।
कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी भी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाजों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। और जो धार्मिक गुरु होते थे, लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को देखने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा करते थे कि चलो नई जगह देख लिया जाए। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। जब मान लीजिए कहीं गए हैं, तो वहाँ के लोगों से बात करेंगे, मिलेंगे, वहाँ के कल्चर, वहाँ की भाषा के बारे में जानेंगे। ठीक। अब इसमें देखते हैं कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, तो एक बार फिर से मानचित्र को देखिए। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। कैसे, एक बार देख लेते हैं मानचित्र को भी, भाई कह रहा है तो। देखिए ऊपर ये हमारा है हिमालय पर्वत। ठीक, ये हिमालय, ऐसे हिमालय बसा हुआ है। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक श्रेणियां हैं। तो ये इधर से ये हो गया हिमालय का ही भाग। ये पामीर के पठार से होते हुए सुलेमान और किरथर पहाड़ियां भी आ जाती हैं। तो ये इधर से बंद हो गया, इधर से हो गया। और बाकी अगर नीचे जाते हैं तो तीनों तरफ से ये अरब सागर हो गया, यहाँ से लेके यहाँ ये सारे समुद्र हो गया। तो चारों तरफ से प्राकृतिक रूप से घिरे हुए हैं। अंदर भी बहुत से पहाड़ पर्वत हमको अक्सर मिल जाते हैं। तो ये वही बताने की कोशिश की जा रही है कि ये लोग यात्राएं क्यों करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। ये भाई पहाड़ चढ़ना है, पर्वत पार करना है, तो कैसे हो पाएगा। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर पाए। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्रों को पार कर सके। तभी तो नए नए देश का खोज हुई, नए नए देशों की। भारत की खोज भी उसमें शामिल है 1498 में। तो उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों की इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। जो लोग आते थे, वहाँ के कल्चर, वहाँ की संस्कृति लाते थे और यहाँ भी कुछ सीखते थे। तो कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे से के विचारों को अपनाते रहे। मतलब कोई यहाँ से गया यहाँ, तो जैसे जैसे यहाँ यहाँ खाना बनाता था, यहाँ अपना बताया, यहाँ का सीखा, उसके बाद यहाँ आया, फिर यहाँ नई रेसिपी हुई। यही रीज़न है कि आज हमारे यहाँ इंडियन के साथ चाइनीज़, अमेरिकन, मतलब देश के अलग अलग फूड्स हमको मिलते दिखाई देते रहते हैं। देश का नाम, देश के नाम की बात करते हैं, तो हमारे देश या अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द जो है इंडस से लिया गया निकला है, जिसको संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। क्यों? कि सिंधु नदी थी, सिंधु नदी थी नहीं, सिंधु नदी है, जिसको इंडस बुलाते थे। ठीक, कौन बुलाते बुलाते थे? ईरान और यूनान के लोग, यानी ईरानी और यूनानी ने सिंधु को हिंदोस या इंडोस कहा और इस नदी के पूर्व में रहने वाली भूमि या स्थित भूमि को इंडिया कहा। ठीक है, तो यही तो हमने मानचित्र में देखा है। ठीक, एक मिनट, ये रहा हमारा भारत और यहाँ से सिंधु नदी आती है। सिंधु को इंडस कहा, इंडस से ये पूर्व का क्षेत्र है, ये भारत हो गया। इसको इंडिया कहना चालू कर दिया, तो इसी के नाम से तब से इंडिया पड़ गया। और भारत के नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। ये भारत के उत्तर में, ठीक है, रहने वाले एक कबीला था, भरत कबीला, इसी के नाम पर भारत कहा गया। तो इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलता है।
और बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ऋग्वेद यानी 3500 वर्ष पुराना। ठीक। अतीत के बारे में, ये ताम्र ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का पृष्ठ है। ताड़पत्र क्या होते थे? ये देखो, हिमालय में पाया जाता है एक भूर्ज पेड़, जिसकी छाल पर ऐसे लिख के पांडुलिपियां बनाई जाती थी। ठीक। ये आज भी मिल जाते हैं कई प्रकार से। तो अतीत के बारे में हम कैसे जाने या बात करते हैं? तो अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है कि पुराने में जो पुस्तक लिखी गई उसको ले आओ, पढ़ लो। और ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। जो हाथ से लिखोगे तो पांडुलिपि हो जाएगी। अंग्रेजी में पांडुलिपि को क्या बोलेंगे? मैन्युस्क्रिप्ट बोलेंगे। और मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है? लैटिन शब्द मेनू होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? हाथ है, से निकला है। और ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। मतलब उस समय पेपर तो था नहीं, तो भुर्ज नामक पेड़ था, उसकी छाल थी, वही उसको एक सपाट कर तैयार करके एक विशेष तरीके से उस पर कुछ लेप उप करके भोजपत्र तैयार कर दिया जाता था और उसी पे लिख डालते थे जो भी लिखना होता था। और उसी का एक उदाहरण ये है, आज भी है ये। तो इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया। भाई जाहिर सी बात है, खराब हो ही जाएगी। कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों, विहारों में प्राप्त होती हैं। ठीक है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। ठीक। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में मिलते हैं। संस्कृत, प्राकृत, तमिल। और प्राकृत भाषा जो है आम लोगों के लिए करते थे। जैसे आज हम लोग हिंदी आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, उस समय प्राकृतिक भाषा थी, प्राकृत भाषा थी, प्राकृतिक नहीं। तो हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। जो अभिलेख, जो इनग्रेव्ड अभिलेख थे, वो उनका भी प्रयोग हम कर सकते थे। ठीक है। तो अभिलेख क्या मिले हैं? जैसे अशोक के बहुत से अच्छे अभिलेख मिले हैं, जिनमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। इनके अलावा भी बहुत सारे अभिलेख हैं। तो ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। उत्कीर्ण मतलब उस पे छीनी हथौड़ी जैसे, मान लीजिए नॉर्मल भाषा में खोद के लिखने से मिलते हैं। ठीक है। लिख दिया जाए, पत्थर पे लिख दिया जाए, तांबे की चीजों पे लिख दिया जाए। तो कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें। जैसे राजा कोई है, उत्कीर्ण या खुदवा के उस पर लगवा दिया कहीं चौराहे पे, ताकि पढ़ सकें और उनका उस नियमों का पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए। उदाहरण के लिए, प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। क्या तुम बता सकती हो, ये राशिदा की बात है, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई कठिनाई आती थी? तो ये नॉर्मल बताया जा सकता था। कठिनाई तो काफ़ी थी कि उसमें कैसे होगा सारी चीज़ें, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय के लिए ये आसानी से बिना क्षरण हुए बनी रहती थी। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी, प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति जो है पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद मतलब पुरानी वस्तुओं, पुरानी चीज़ों के जैसे अवशेषों, चित्रों, मूर्तियों का अध्ययन करने वाला, पत्थर, ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों का अध्ययन करने वाला पुरातत्वविद कहलाता है। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं।
इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। जो पुरातत्वविद होते हैं वो जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढ लेते हैं। इनसे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाए हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। ठीक, तो उनका भी उनसे ही पता चला कि पहले कहाँ गेहूं जौ कहाँ उपजाते थे। तो अगला सवाल है कि क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे। तो इसमें देखते हैं कि पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्वविद से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। यानी जो मिल रहा है वो स्रोत है, जानने का स्रोत है कि आगे क्या होगा। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो अतीत यानी पास्ट का अध्ययन जो करता है उसे इतिहासकार कहते हैं। तो स्रोत के माध्यम से ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। जो अतीत है, एक या अनेक? क्या अतीत एक है या अनेक है? क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक में हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द को बहुवचन में प्रयोग किया गया है, यानी हमारे मतलब बहुत से लोग, अतीत हम सबके। ठीक, ये बहुवचन हो गया। इसे इन तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने हैं। क्या मायने हैं? उदाहरण के लिए देखें कि पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था, बहुत अलग था। कि राजा कहाँ है, पशुपालक कृषक कैसे रहते हैं, उधर व्यापारी वर्ग कैसे रहता है, शिल्पकार जो छोटे लोग हैं कैसे रहते हैं। तो जैसे कि हम आज भी देखते हैं कि उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों, रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान के द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रहण द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। शहर में कुछ नहीं होता, कोई कंदमूल फल नहीं होता, सब गेहूं सब बाहर से ही आता है। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे, ऐसे अतीत में भी पाया जाता था। तो इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। क्या है वो? कि उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, कितने जीते कितने हारे, क्या किया। हारने वाला ज्यादा नहीं बताते थे, जीतने वाला ज्यादा बताते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते हैं। क्या क्या? जैसे जबकि ये पैसे वाले थे। कौन? राजा महाराजा। इनके पास लेखा जोखा रखने का एक कारण भी था, जरिया भी था, सुविधाएं भी थी। लेकिन वहीं जब शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक और पशुपालक जैसे आम आदमी की बात करते हैं तो प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रख पाते हैं। आज भी वही है कि बेचारे अपने काम करने में ही टाइम निकल जाता है, वो पेट पालें या अपना लेखा जोखा रखें कि क्या किए क्या नहीं किए। तो वो आज भी है, पहले भी था। तो इसलिए पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है, अभी बहुत कुछ नहीं जान सके हैं। चलिए इसमें बाद में देखेंगे कि तिथियों के मतलब क्या है। तिथियों का मतलब क्या है? अगर तुमसे अगर कोई तुमसे तिथि के बारे में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। ठीक है। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद। यानी मान लीजिए ये ईसा मसीह का जन्म हुआ तो एक मान लेते हैं, और ये आ गए हम लोग 2000 में।
या 2023 में। तो ईसा मसीह के 2023 साल बाद आज है। ठीक। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में लिखी जाती थी। ये जीरो के पहले जाएंगे, तो मान लीजिए 100 साल पहले, तो 100 ईसा पूर्व। ठीक, ये हो गया। इसको लैंडमार्क मान लिया गया है, यहीं से स्टार्टिंग है, ऊपर और नीचे जाते हैं। तो इस पुस्तक में हम 2000 को अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। यानी ये 2000 को आधार मानते हैं कि हम 2000 वर्ष 2000 में हैं। अब इसके पहले सारी तिथियों हम अध्ययन करेंगे कि कब ईसा का जन्म हुआ, ईसा के पहले क्या था क्या नहीं। ठीक, फिर आगे चलते हैं। तो तिथियों के बारे में थोड़ा सा यहाँ जानकारी दी गई है, इसको अलग से देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। जैसे कि बीसी है, तो बीसी हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व, बीसी। ठीक। अब कभी तुम तिथियों से पहले एडी देखोगे, हिंदी में ईसवी, ईसवी को एडी बोलते हैं। ठीक, हिंदी में ईसवी, और बीसी को ईसा पूर्व। बिफोर क्राइस्ट होता है इसका, एडी मतलब होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी क्या होता है, दो लैटिन शब्दों से बना है, जिसका तात्पर्य होता है ईसा मसीह के जन्म वर्ष से, जन्म के वर्ष से है, एनो डोमिनी, एडी। कभी कभी एडी की जगह पे सीई और बीसी की जगह पे, बीसी की जगह पे क्या, बी सी ई प्रयोग होता है। ये क्यों होता है, इसका मतलब है कॉमन एरा। सीई अक्षरों का होता है प्रयोग कॉमन एरा, और बीसीई का होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक, कॉमन एरा यानी ईसवी, एडी, और बिफोर कॉमन एरा यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व के पहले। ये आ गया, एक बार और देख लेंगे तो आ जाएगा। बीसी हो गया बिफोर क्राइस्ट, एडी हो गया एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मतलब ईसा पूर्व नहीं, ईसवी, बिफोर मतलब पहले, बिफोर क्राइस्ट, ये हो गया ईसा पूर्व। इसी को बोलते हैं बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, जबकि एडी को क्या बोलते हैं, कॉमन एरा। ओके, हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों का के इस रूप में प्रयोग लगभग 200 वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। जो आज हम कैलेंडर यूज करते हैं भारत में, तो वो लगभग 200 वर्ष पहले आरंभ हुआ। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, से पहले, बिफोर प्रेजेंट। ओके, अब ये हो गया। जैसा कि अन्यत्र की बात करें जो अपने यहाँ से थोड़ी दूरी पे हैं, कि जैसा कि पहले पढ़ा कि अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई 100 वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों तथा भाषाओं का प्रयोग हुआ। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं और लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था, इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जाता है। इस प्रकार के अज्ञात लिपि को जानने के लिए एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। क्या था, लगभग 500 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे। यहाँ मिस्र से ही ये मिला हुआ है। वो अनुमान लगा रहे थे कि वहाँ पे जो उत्कीर्ण में या उत्खनन में मिले हैं, तो उनके चिन्ह इस प्रकार थे। ये सब उनका अनुमान, ये PTOLIS मतलब पढ़ने की कोशिश की गई है और पढ़ भी लिए हैं। तो मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नामक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी, मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं, जिसे कारतूस कहते हैं। ये छोटे फ्रेम में राजा और रानियों के नाम है, जिसे कारतूस कहा जाता था।
इसके बाद विद्वानों ने यूनान तथा मिश्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिश्री अक्षरों को समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया चित्र बने हैं, वे दिखा रहे हैं। एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर इनके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सकें। ठीक, जैसे ये शेर के लिए एल है, शेर के लिए एल है। ठीक, और ए के लिए देखो बाज है, ये देखो ए हो गया। तो ऐसे ही पढ़ा जाता है। तो ये रहा आपका चैप्टर। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जो याद करने के लिए। तो हमने पढ़ा कि कृषि का आरंभ कब हुआ था, 8000 वर्ष पूर्व, और सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व में हुए थे। जब बताया था कि सिंधु सभ्यता के आसपास जो पंच नदियां थी पर आरंभिक नगर आए थे, तो 4700 वर्ष पूर्व, तो यही है सिंधु सभ्यता। यहीं पे सिंधु सभ्यता पली बढ़ी, कहाँ पे, सिंधु नदी के तट पर। ठीक, तो फिर गंगा नदी के गंगा घाट के नगर जो आते हैं, मगध राज्य में जो गंगा नदी आती है, गंगा नदी आती है, इधर से सोन नदी आती है, तो यहाँ पे मिलन होता है। ये सारी चीज़ें जो बिहार है, बिहार को ही आज का मगध बोलते हैं। तो गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 ईसा पूर्व। तो वर्तमान क्या है, लगभग 2000 वर्ष पूर्व, यानी ये बुक लगभग आसपास में 2000 में मानी जाती है। हम 2023 में पहुंचे हैं। ठीक है, 2023 में, तो ईसा पूर्व के बाद है। तो ये सारे सवाल हैं, आप देख सकते हैं। ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। अब चलेंगे अगले चैप्टर पे, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।